हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब अध्याय को पढ़ते हैं। ये देखिए, ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और बूझो अपने चाचा और चाची के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है। बूझो के मन में एक प्रश्न आता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है, ये औजार अक्सर खेतों में यूज़ होते हैं। आगे देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी सजीव हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा आपने कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये चीज़ भी आपने पहले पढ़ी है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य भी और बाकी सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? ये भी आपने कक्षा 7 में पढ़ लिया है कि जब मनुष्य और बाकी सभी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो उनके भोजन का स्रोत क्या है, वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी मैंने बताया था। कक्षा 7 की जो मैंने इसमें चैप्टर कराया है उसमें आप देख सकते हैं, कक्षा 7 की वीडियो विज्ञान की। तो उसमें मैंने बताया है कि जो जंतु है ये अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं सकते, तो इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत है ये या तो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि डायरेक्ट, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट। दोनों तरीके से ये पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि या तो ये डायरेक्टली पौधे ही खा लेते हैं या फिर उन जीवों को खा लेते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे कि शेर है, शेर पौधे तो नहीं खाता लेकिन वो हिरन को खा लेता है, लेकिन हिरन तो पौधे ही खाता है ना। तो इस तरीके से ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पे ही निर्भर है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं। हम गाय का दूध पी लेते हैं, ठीक है, तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो वो हमने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घास से ही वो दूध लिया है, क्योंकि जब तक गाय घास नहीं खाएगी तब तक हमें दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये भी आपने पढ़ा था, हम भोजन खाते ही क्यों है? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। यानी कि हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जैविक प्रक्रम होते हैं शरीर के अंदर, जैसे कि पाचन, भोजन को पचाने का, श्वसन करने का, सांस लेने का, उत्सर्जन करने का, यानी कि शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये काम करने के लिए हमारे शरीर को चाहिए होती है ऊर्जा। ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। या तो हम पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सब्ज़ी, फल, ये सब पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा जंतुओं से हम दूध, दही, घी, ठीक है, अंडा, मांस, ये सब जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, पूछा गया कि क्योंकि हमें जो है भोजन की आवश्यकता होती है सभी को ही, तो हम अपने देश को इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसकी भी सीधी सी बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं, जिससे हम देश के सभी नागरिकों को या सभी लोगों को भोजन पहुंचा सके। अब यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे दे दिया है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अगर हमें पूरे देश के सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में हमें भोजन को उगाना पड़ेगा। हमें अपनी सब्जियों को, अन्न को, अनाज को उगाना पड़ेगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है।
देखिए, अगर हमें अपने पूरे देश में भोजन पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नियमित उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक तरीके से लगातार उत्पादन करते रहना होगा। साथ में उसका उचित प्रबंधन भी करना होगा, मतलब अच्छे से उसको रखना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकें। साथ में उसका वितरण करना होगा, यानी कि हमें इसको बांटना होगा देश के हर व्यक्ति तक, हर नागरिक तक, ठीक है। तो तब जाके हमारे हर एक व्यक्ति को देश के अनाज मिल सकता है या भोजन मिल सकता है। अब ये देखिए, कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब वो घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। भोजन के लिए और आवास के लिए, मतलब रहने के लिए, जगह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया, मतलब उन्होंने भोजन करने के लिए उन्होंने जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खेती करी, चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसलों का उन्होंने उत्पादन किया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आई हमारी कृषि पद्धति। अब आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, फसल किसे कहते हैं, जब एक ही तरह के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल कहते हैं उसको। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक, आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, जिस मौसम पे उगाए जाते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल सब्जियां उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे जो है तापमान अलग अलग है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो फसलों को इस तरीके से दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वो वर्ग हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला है खरीफ फसल। ये कौन सी फसल होती है, देखिए, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु के समय में इनको बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि हैं, सब खरीफ की फसलें हैं। इस टाइम पे ये बोई जाती है, जून में। ठीक, दूसरी आती है रबी की फसल आपकी। ये देखिए, रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है, गर्मियों में मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आधारिक फसल पद्धतियाँ। यहाँ पे कुछ हम फसल पद्धतियाँ समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, बुझो ने एक क्वेश्चन पूछा है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, मतलब सर्दियों में धान को क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो पहेलीन ने इसका जवाब दिया है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए केवल वर्षा ऋतु में ही इसको उगाया जाता है। आगे देखिए, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं हम। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ हैं जो आगे दिए गए हैं। देखिए, कृषि पद्धतियों में ये देखो क्रियाकलाप आते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा आता है बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे स्टेप टू स्टेप करके। ये देखिए दोस्तों, पहला जो स्टेप है वो है मिट्टी तैयार करना।
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहला काम यही है, पहले मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, जो इसको पोला बनाना भी हम बोलते हैं, मिट्टी को पलटना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे फिर क्या होता है, मिट्टी जो है जो टाइट होती है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और जब पौधा हम उगाएंगे तो वो जड़ें बहुत ही आसानी से मिट्टी में चली जाएंगी। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। जब मिट्टी को हम पोला कर देंगे तो उसमें जड़ें बहुत ही गहराई तक आसानी से जा सकेंगी, और उसमें मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में चली जाती है, जिससे वो जड़ें अंदर बहुत गहराई तक जाकर भी श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। मैंने बता दिया कि जब मिट्टी पोली हो जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में भर जाती है और वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे जड़ें पौधे की आसानी से बहुत गहराई तक जा सकती है और ऑक्सीजन ले सकती है। पोला मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। देखो, पोला मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव रहते हैं या केंचुए रहते हैं तो उनकी वृद्धि में भी ये सहायता करती है। वो भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं वो, यह जीव किसान के मित्र हैं, क्योंकि ये जीव किसान के मित्र हैं, केंचुआ किसान का मित्र है, और कुछ सूक्ष्म जीव भी, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। ये मिट्टी को और भी उलट पलट कर क्या कर देते हैं, पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस हमने पढ़ा हुआ है, मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है मिट्टी को पलटना और पोला करना? क्योंकि जब हम मिट्टी को पलटेंगे, पोला कर देंगे, तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन अच्छे से घुस जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी है, वो यहाँ पे देखिए आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के अंदर मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। तो जो मृत पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मृत पौधे को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सरल कार्बनिक टुकड़ों में उनको बांट देते हैं। तो इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं। तो जितने मृत जीव जो मिट्टी में मिले हुए थे, ठीक है, बैक्टीरिया उनको अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने के बाद जो उनके अंदर पोषक तत्व थे, मिट्टी को पोला करने से वो भी अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो भी सब मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फिर वो पोषक कौन ले लेता है? पौधे। जब हम उसमें फसल उगाएंगे वो पौधे वो सारा पोषक तत्व ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। कुछ सेंटीमीटर की जो ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, कुछ सेंटीमीटर तक ही वो ही पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो पोला करने से, उलटने पलटने से ये फ़ायदा है कि जो पोषक तत्व सारे सतह पर आ जाते हैं ऊपर ही, क्योंकि पौधे वहीं से पोषक तत्व लेते हैं अपने। ठीक है, तो इस तरीके से जो पोषक तत्व है बहुत ही आसानी से पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर हमें फसल उगानी है, चाहे हम बागीचे में भी उगाते हैं अपने घर के, तो भी हमें यही काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसको हम बोलते हैं जुताई। इसे हल चलाकर करते हैं, हल चलाते हैं जैसे किसान खेत में, तो यही काम होता है वो मिट्टी को उलटना पुलटना या पोला बनाना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम जुताई। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। देखो, अगर मिट्टी सॉफ्ट है फिर तो नॉर्मली अपना हल चला दिया, हो गई जुताई। लेकिन अगर मिट्टी टाइट है तब उसमें पहले पानी भी दिया जा सकता है, जिससे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और आसानी से उसमें हल चलाया जा सके। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो पाटल की सहायता से उनको एक तोड़ा जाता है। पाटल एक यंत्र है, क्योंकि जब हम मिट्टी को खोद देंगे एक तरीके से, हल चलेगा तो बड़े बड़े डले बन जाएंगे, तो फिर पाटल की सहायता से उनको तोड़ा जाता है। फिर देखिए, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है।
फिर अगर हमें उसमें बीज बोना है या हमें फिर उसमें पानी देना है, सिंचाई करनी है, तो खेत को फिर प्लेन भी हमें करना पड़ेगा। उबड़ खाबड़ खेत में हम पानी देंगे तो पानी कहीं पे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए हमें उसको पूरा प्लेन भी करना पड़ेगा ताकि बीज भी एकदम आसानी से बोए जाए और उसमें पानी भी, सिंचाई भी आसानी से की जाए। यह कार्य पाटल द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, खाद देनी पड़ती है हमें, जुताई से पहले ही हम खाद डाल देते हैं। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो पहले खाद डालने से फ़ायदा यह है कि जब हम खेत को जब जोतेंगे तो खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, और बुआई से पहले जब हम बीज डालते हैं तो पहले खेत में पानी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें। अब आगे आता है ये कृषि औजार। कृषि के जो औजार हैं उनके बारे में देखेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। देखो, अगर हमें बीज बोना है, हमने जैसे हल चला दिया, तो अब हमें मिट्टी को क्या करना है, भुरभुरा करना पड़ेगा ताकि उसमें ऑक्सीजन अच्छे तरीके से अंदर तक जा सके, पानी वगैरह अच्छे से अंदर तक जा सके। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये हमें हल दिखाई दे रहा है, ये है हल। इसके बारे में बताया है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्या होती है। ये देखिए, ये हल है पूरा, और ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं फाल। ठीक, और ये वाली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं अब, ये है शाफ्ट, ये वाली लकड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है चित्र के अंदर, इसको बोलते हैं जोत, जहाँ ये बैल के कंधों पर ये जो डंडा पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो औजार है वो है आपका हल। ये देखिए, हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, जो अभी हमने चित्र में देख लिया है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। हल शाफ्ट, ये शाफ्ट बोल दो। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जो अभी हमने देख लिया जोत। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल होना चाहिए हमारे पास और एक आदमी होना चाहिए, तो इसको आसानी से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेज़ी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। पहले लकड़ी के हल चलते थे, अब लोहे के हल चल रहे हैं। दूसरा देखते हैं इसमें, कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है वो कुदाली। ये कुदाली है, देखिए, ये मुड़ी हुई प्लेट एक साइड, ये पकड़ है, यहाँ से पकड़ सकते हैं, हैंडल है, ये जोत है। ठीक, ये छड़ है यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए, कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आजकल ये वाले चल रहे हैं, ट्रैक्टर में लगाओ और सीधा चलाओ, इनको बोलते हैं कल्टीवेटर। एक साथ ही काफ़ी ज़मीन इसमें खेतों की जुताई हो जाती है बहुत आसानी से। अब ये पॉइंट आता है यहाँ पे बुआई। ये देखिए, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीज को बोने से पहले अच्छे साफ़ सुथरे और अच्छे वाले बीज, जो स्वस्थ बीज है, उनका चयन करते हैं पहले। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जो बीज सबसे बढ़िया है उसको पहले प्राथमिकता देता है, उसी को बोता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आती है, बीजों का चयन। ये देखते हैं,
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बूझोगा इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम पहेली का। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्यों तैरे होंगे? क्योंकि वो बीज ख़राब थे, खोखले थे, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर गए, अच्छे वाले बीज नीचे रह गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अच्छे और ख़राब बीज को भी हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? ये वही एक एक्टिविटी है, उसी के बारे में बता रही है। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी है। जो बैठ गए पानी में वो तो भारी होंगे। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। तो जल पर वही बीज तैरता है जो ख़राब हो जाता है, जो खोखला हो जाता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। तो इस तरीके से हम अच्छा बीज और बेकार बीज अलग कर लेते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अगर हमें बुआई करनी है, बीज बोना है, तो उससे पहले उसके बारे में जो औजार हैं बीजों को बोने के लिए, उनको जानना हमें ज़रूरी है, पहले उनको जानेंगे। यहाँ पर देखिए, यह है परंपरागत औजार जो पहले से यूज़ होते आ रहे हैं सदियों से। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र 1.2 इसमें देख लेंगे हम उसको। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीजों को स्थापित कर देते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, कीप जैसी आकृति का दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे कीप में डाल रहे हैं बीज और नीचे पाइप जा रहा है और पाइप ज़मीन के अंदर उन बीजों को बोता जा रहा है। ठीक है, लिखा है बीज बोने का पारंपरिक तरीका। फिर ये देखिए आगे। अब दोस्तों ये चित्र देखिए, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में देखिए एक साथ बहुत सारे बीज हम बो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने पाइप लगे हैं, 1 2 3 4 5 इधर, 5 इधर, 10, मतलब एक बारे में बहुत सारे हम बीज बो सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, सीड ड्रिल के बारे में। ये भी एक औजार है बीज बोने के लिए। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, चित्र हमने देख लिया है, का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो बीज एक तो समान दूरी पर होते हैं और गहराई भी अच्छी हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। तो इसमें ये बेनिफिट है कि जब बीज बोया जाएगा तो उसके ऊपर मिट्टी भी आ जाएगी, मतलब मिट्टी में बिल्कुल ढक जाएगा जब इससे बीज हम बोएंगे। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। जब बीज अच्छे से मिट्टी में दब जाएंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पक्षी है वो बीज को नहीं खा पाएंगे उसमें से निकाल के। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। बूझो का क्वेश्चन है। फिर, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, पौधों को छोटे छोटे थैलों में? यहाँ पे ही बता दिया गया। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग रख लेते हैं। कुछ पौधों को पहले ही उगा लिया जाता है पौधशाला में, फिर उनको अलग अलग जो उनकी बना के रख लेते हैं छोटे छोटे पौधे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पौधों के बीच में गैप भी होना बहुत ज़रूरी है। गैप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी पौधों को। फिर इससे ये होगा कि ज़मीन तो उतनी है लेकिन पौधे बहुत नज़दीक होने से क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी पौधों में। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। जब उनके बीच में प्रॉपर गैप होता है तो इससे उनको अच्छे से प्रकाश भी प्राप्त हो जाता है, पोषक तत्व भी और जल भी। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को बीच में से हटा दिया जाता है, निकाल ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग, खाद एवं उर्वरक मिलाना। दोस्तों इससे पहले अभी तक हमने जो सीखा, अभी हमने पहले सीखा था मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद हमने उसमें बीज बोना सीखा। ठीक है, अब बीज बोने के बाद जब उसमें पौधा उग जाता है, फसल उग जाती है छोटी छोटी,
तो उसमें हम खाद या उर्वरक मिलाते हैं। तो उसके बारे में ये अब यहाँ पे देखते हैं इसको। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मतलब कि उर्वरक या खाद वे पदार्थ है जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, ताकि मिट्टी के अंदर जो पोषक स्तर है, मिट्टी के जैसे पोषक तत्व हैं वो बने रहे, नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो। अगर ख़त्म हो भी जाए तो उसमें खाद या उर्वरक हम डाल देते हैं, उससे फिर से वो पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बूझो का एक सवाल है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? ये पूछ रहा है कि एक खेत में तो अच्छी फसल थी, दूसरे खेत में इतनी अच्छी नहीं थी। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यों उगते हैं। इसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसका रीज़न ये है कि जिसमें खाद अच्छे से दिया जाता है, अच्छा खाद डला हुआ है, खाद या उर्वरक, तो वो फसल अच्छी होगी। यहाँ पे ये जवाब है इसका। बाकी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जो मिट्टी है, मिट्टी फसल को क्या देती है? खनिज पदार्थ। पौधों को मिट्टी में से ही खनिज पदार्थ मिलते हैं। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और ये जो खनिज पदार्थ है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। कुछ क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं, अलग अलग जगह पर किसान जो है अपने खेत में एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते कहीं कहीं पे। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। जब एक के बाद एक फसल उगाते जा रहे हैं तो पोषक यानी कि नष्ट होते रहेंगे उसके, है ना। लेकिन इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे हमें पता चलेगा। अब ये देखिए, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अब जब आप लगातार बार बार उसमें फसल उगाते रहोगे तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार वे फसल उगाएंगे वो मिट्टी में से पोषक तत्व ले लेंगे। इसलिए जितनी बार बार फसल हम उगाते रहेंगे मिट्टी में उतने ही पोषकों की कमी होती रहेगी। इस अक्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। अब जो ये नुकसान होता है, अक्षति होती है, इसको पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं? खेतों में खाद डाल देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। इसको खाद देना बोलते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम खाद अच्छे से नहीं देते, मतलब पर्याप्त मात्रा में हम खाद नहीं देते, तब पौधे क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद आपने देखा भी होगा, ये कार्बनिक है, जैविक है मतलब, और पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। किसान क्या करते हैं? एक गड्ढा बना लेते हैं, उसमें ही जो पेड़ पौधे के जो भी अपशिष्ट है या जंतु अपशिष्ट जो है, गोबर वगैरह भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक गड्ढे में डालते रहते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसको खुले में छोड़ देते हैं ताकि बैक्टीरिया उसमें पनपे और उसका अपघटन कर दे। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो उसको सड़ा देते हैं। इसको बोलते हैं अपघटित करना। तो अपघटित कर देते हैं उसको, यानी कि उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है, वर्म है, उनके द्वारा ये खाद जो है बनाई जाती है। वो उसको सड़ा देते हैं अच्छे से और खाद बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब क्रियाकलाप 1.2 देखिए इसमें क्या बताया गया है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मूंग हो या चने के बीज ले लो, उनको अंकुरित कर लो, मतलब पानी में भिगो लो, ताकि जब तक उसमें वो नवोद्भिद ना निकल जाए, हरा हरा छोटा सा। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। फिर उसमें 3 नवोद्भिद छांट लो, मतलब जिसमें जो अंकुरित हो चुके हैं, ऐसे 3 बीज हमें लेने हैं। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। 3 गिलास ले लो या सेम टाइप के बर्तन ले लो 3। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिलाइए A वाले गिलास में, और B वाले गिलास में उतनी ही मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए, और C वाले गिलास में कुछ मिट्टी लिए
लीजिए बिना कुछ मिलाए, उसमें कोई खाद आपको नहीं मिलानी है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं मिलाना है, वो उसमें आपको उतनी मिट्टी रखनी है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन उसमें पानी देते रहिए। अब 7 से 10 दिन तक आपको नोट करना है कि क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोग की तैयारी करते बच्चे। ये यहाँ पर ये 3 गिलास है, ठीक, इसके अंदर वही बीज हैं और ये थोड़े बड़े हो गए पौधे। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। तो इस क्रियाकलाप में देखिए यही बताया गया है कि पौधे में उर्वरक देने से, खाद देने से और बिना खाद के क्या क्या पौधे में वृद्धि किस प्रकार से होगी, ठीक है। ये देखिए, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? नहीं, तीनों गिलासों में वृद्धि की गति अलग अलग होगी। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? जिस गिलास में यूरिया मिला हुआ था उसमें सबसे बेहतर रहेगा। यूरिया से बहुत ही तेज़ी से पौधा बढ़ता है, ठीक है। किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो यूरिया वाले में ही मैंने बताया। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। जैसा कि उर्वरक, अभी मैंने यूरिया बताया आपको, ये एक रासायनिक पदार्थ, केमिकल है एक तरीके से, जिसमें विशेष पोषक तत्व होते हैं कोई खास। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? देखो, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, ये फैक्ट्री में बनता है एक तो, इसलिए खाद से भिन्न है। दूसरी बात, उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। इनसे बहुत अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है इन उर्वरकों के उपयोग करने से। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज हो, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए या बार बार प्रयोग किया जाए तो ये जो है मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है और धीरे धीरे मिट्टी बंजर होती चली जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। जल प्रदूषण भी ये करता है, क्योंकि जब आप खेत में उर्वरक मिला देते हो और पानी देते हो और गलती से वो फिर पानी वहाँ से बह करके ज़्यादा होने की वजह से जो है नदी नाले में चला जाता है, तो वो भी वो प्रदूषित कर देता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी है आगे के लिए, लंबे समय के लिए, तो हमें उर्वरकों का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए, लेकिन जैविक खाद का उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए भी छोड़ देना चाहिए। जैसे लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए। लगातार फसल उगाने से जो है पोषक तत्व नष्ट होते चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा गैप छोड़ के, थोड़ा एक फसल उगा ली, 2-3 फसल उगा ली, थोड़ा खाली छोड़ दो खेत को, ठीक है। इस तरीके से खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद का उपयोग अच्छा है, इससे मिट्टी का जो गठन है और जो जल अवशोषण क्षमता है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता, उसमें वृद्धि होती है और बढ़ती है, ठीक है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इससे मिट्टी में काफ़ी जो पोषक है उनकी भी पूर्ति होती जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। जैसे मिट्टी में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो उसकी पूर्ति होती रहती है, इसका एक दूसरा तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। फसल चक्रण में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं। पहले कोई एक फसल उगाई तो फिर दोबारा उसके बाद कोई दूसरी फसल उगानी है जो मिट्टी को फ़ायदा दे, ठीक है। जैसे कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। एक ऋतु में फलीदार चारा, फिर दूसरी ऋतु में गेहूँ। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। तो मिट्टी में जितनी भी नाइट्रोजन कम हुई वो फलीदार चारा यानी कि दाल वाली फसल उगाने से या फलीदार चारा उगाने से वो फिर से नाइट्रोजन की कमी सारी दूर हो जाती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यह फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है
उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं और मिट्टी के लिए वो अच्छे होते हैं। मिट्टी में वो फिर आसानी से चला जाता है और पौधा उसे ले लेता है फिर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उर्वरक एवं खाद में अंतर, यहाँ पे अंतर भी बताया गया है इसके। ये देखिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, उर्वरक से जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है, खाद में ये चीज़ कम होती है, उर्वरक में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है, देखो, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में एक तो वृद्धि होती है, मिट्टी ज़्यादा पानी अपने अंदर रोक सकती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मिट्टी में आसानी से गैस का विनिमय हो जाता है, गैस आ जा सकती है आराम से मिट्टी में। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और आपका केंचुआ, इनकी वृद्धि होती है इससे। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो मिट्टी भी अच्छी हो जाती है इस जैविक खाद से। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, खाद और उर्वरक डालने के बाद अब बारी आती है सिंचाई की। सिंचाई मतलब खेत में पानी देना, ठीक है, फसलों को पानी देना। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधे जो है अपने जड़ से जल को अवशोषित करते हैं, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। क्योंकि जो हम उर्वरक डालते हैं या मिट्टी के अंदर खनिज लवण है, वो सब पानी में घुल जाते हैं, और जब पौधा पानी को अवशोषण करता है, अपने जड़ों से पानी का अवशोषण करता है, तो उसके साथ वे उर्वरक या खनिज लवण ये सब आप उसके अंदर चले जाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है, 90% जल होता है पौधों में। ठीक है, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीज है वो शुष्क स्थिति में अंकुरित नहीं होते, उनको नमी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब ये देखिए, जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जब जल में पोषक तत्व घुल जाते हैं, उससे जब पौधा उस जल को ले लेता है तो उसके प्रत्येक भाग में उसका स्थानांतरण हो जाता है, प्रत्येक भाग में वो पोषक तत्व जाते हैं पौधे के। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो इससे क्या होता है, फसल जो ऐसे पाला है, मतलब सर्दी के टाइम पे पाला पड़ जाता है और ये गर्म हवा होती है, उससे रक्षा करता है ये जो पोषक तत्व है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अगर हमें फसल को स्वस्थ रखना है और उसकी वृद्धि अच्छी करनी है हमें, और मिट्टी की नमी भी बनाए हमें रखनी है, तो हमें जल देना बहुत ही आवश्यक है, तो जल हमें देना पड़ेगा। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब एक निश्चित समय पर हम खेत में पानी देते हैं तो उसको बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग समय के अनुसार हम सिंचाई करते हैं। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी के समय पर ज़्यादा बार पानी दिया जाता है खेतों में। ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है मिट्टी में। ठीक है, इसलिए बार बार मिट्टी को हमें नम रखने के लिए पानी देना पड़ता है। और पौधों को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि पौधों में से भी पानी भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है गर्मियों में। इसलिए पौधों में जो पानी का जो पानी भाप बन के उठता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो अतिरिक्त जल निकल जाता है। ठीक है, क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने की वजह से हो सकता है? हाँ, यही रीज़न है कि गर्मियों में जो है पौधों में से जो पानी होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पौधों में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में। ऐसे ही मिट्टी का भी यही हाल है, इसलिए गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है उस टाइम की, क्योंकि
पानी ज़्यादा वाष्प बन के उड़ता है। ठीक है, ये देखिए अब, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। ये कह रहा है बूझो कि इस बार मैं पानी बहुत ही देखभाल के दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। यानी कि अगर हम पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंचाई के स्रोत, मतलब सिंचाई हम कैसे किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। स्रोत क्या है उसके, कुओं से, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि ये जल के स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके, मतलब जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं वो तरीके सिंचाई के। ठीक है, तो ये देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। वही ये देखो, कुओं से, झीलों से, नहरों से ये पानी निकालकर खेतों में पहुंचाना, इसके कई तरीके हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो मजदूर इस्तेमाल होते हैं या मवेशी जानवर। अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। सस्ते तो हैं लेकिन काम इतने अच्छा नहीं करता है ये। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, ये देखिए कौन कौन से। मोट यानी घिरनी, दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली, चौथा रहट या उत्तोलक तंत्र। ठीक है, ये हो गए ये जो पारंपरिक तरीके हैं। ये यहाँ पे मैं मोट का दिखा रहा हूँ सबसे पहले। देखिए मोट में देखिए पानी निकाल के कुएं में से और डायरेक्टली डाल रहा है और ये पानी सारा खेतों में चला जाएगा नाली के थ्रू, जैसे नाली इसने बना रखी है यहाँ पे। दूसरा ये है यहाँ पे देखिए चेन पंप, ये देखिए चेन पंप है। चेन पंप होता है इस तरीके से, देख सकते हैं आप चित्र में, पानी निकलता है। ठीक है, अंदर से पानी निकाला जा रहा है और पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है, खेतों में, इस तरीके से ये होता है इसमें। फिर ढेकली है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ढेकली दिख रहा होगा इसमें। ये कुआं है, ऐसे लकड़ी लगा रखी है, इधर पत्थर बंधा हुआ है, इसको नीचे करते हैं और कुएं में से पानी निकलता है और बाल्टी ऊपर आ जाती है। फिर इस बाल्टी को लेके पानी खेतों में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर ये रहट आपने देखा होगा, इसमें बैल लगा दिया जाता है और बैल घूमता है और ये इधर चक्का भी घूमता रहता है और कुएं में अंदर जाता है, पानी भर के लाता है, ऊपर आता है और पानी सारा उस नाली बनी हुई होती है उसमें गिर जाता है और सारा खेतों में चला जाता है। तो ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं जो बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। अब तो नए नए तरीके आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है आज के टाइम पे। तो हम इनकी जगह पे किसका यूज़ कर रहे हैं, पंप वगैरह, मोटर का। और पंप मोटर किससे चलते हैं, बिजली से, डीजल से, विद्युत से, है ना, यही है। तो ये हैं, ये पारंपरिक तरीके हैं। ठीक, तो ये है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो अब चल रही है, जो अब लोग बाग यूज़ कर रहे हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ इसकी निम्न हैं। सबसे पहला ये देखिए छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका देखो यूज़ कहाँ होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पे ज़मीन जो है प्लेन नहीं है, खेत प्लेन नहीं है, असमतल है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ इस टाइप से, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो और वहाँ पे पानी भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी के खेतों एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए ये छिड़काव तंत्र एक तरीके से इसमें पानी छिड़का जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है देखो, इस तरीके से मेन पाइप ये जा रहा है। ठीक है, इससे कई सारे पाइप जुड़े हुए हैं और ऊपर यहाँ पे नोज़ल लगे हुए हैं और ये घूमते हैं और पानी जो है बूंद बूंद करके बारिश की तरह गिरता है पौधों पर। ठीक है, कॉफ़ी वगैरह ऐसे पौधों में देने के लिए काम आता है और भी बहुत सारे पौधे हैं फसलों में, ये इस तरीके से पानी दिया जाता है। जहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती है वहाँ पे इसका ऐसे यूज़ किया जाता है। ये पंप से काम करता है, मोटर से। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ड्रिप्स तंत्र।
या ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसमें बूंद बूंद करके गिरता है सीधे पौधों की जड़ों में, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है इसमें, ठीक है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही एक वरदान है। ये देखिए ड्रिप सिस्टम, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एक मेन पाइप है, यहाँ से देखिए जा रहा है, ये इससे कनेक्ट है अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए बूंद बूंद गिर रहा है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, तो हर जगह इस तरीके से ही काम होगा, ठीक है। ये ड्रिप सिस्टम हो गया, तो इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। अब है यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा। देखो खरपतवार क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब हम फसल उगाते हैं, फसल उगाते समय कुछ अनचाही जो घास होती है जो उग जाती है ऐसे ही अपने आप ही, जिसको हमने उगाया नहीं है, वो खरपतवार कहलाती है। वो पौधों के लिए, हमारी फसल के लिए वो हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि वो जो है हमारी फसल के पोषक तत्व जो है आधे वो ले लेते हैं, मतलब हमारी फसल का हिस्सा वो भी ले लेते हैं, सारे पोषक तत्व वो ले लेते हैं, जिससे हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व बचते ही नहीं, ठीक है, और हमारे पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते। तो ये तो होता है खरपतवार। अब आगे देखते हैं इसमें। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं, यानी कोई खास काम के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे होते हैं मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो उग जाते हैं, इनको खरपतवार बोलते हैं। घास फालतू की, है ना। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जब हम खरपतवार को हटाते हैं, फाड़ते हैं एक एक छाट छाट के, तो उसको बोलते हैं निराई करना। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये जल भी लेते हैं, पोषक भी लेते हैं, सारी चीज़ें ही लेते हैं, ठीक है, और जगह भी खपत करते हैं। तो इसलिए इनको फाड़ देना सही है, नहीं तो ये हमारे जो फसल है उनका भी हिस्सा ये ले लेते हैं, उसके पोषक तत्व, ठीक। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो कुछ खरपतवार जब हम फसल काटते हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए, और वैसे भी ये मनुष्य और पशुओं के लिए कुछ विषैले भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। जब फसल उगाते हैं, फसल उगाने से पहले ही खेत जब हम जोतते हैं तो उस टाइम पे भी खरपतवार को उखाड़ने में मदद मिलती है, उनकी जड़ें पूरी उखड़ जाती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। मतलब खरपतवार जब छोटा होता है उनको तभी हटा देना चाहिए, नहीं तो अगर उसमें फूल आ गया एक बार या उसमें बीज बन गया तो ये और उगने शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से ले लेंगे, ठीक है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो उनको हाथ से उखाड़कर अधिकतर या जड़ से काटकर उनको हटा दिया जाता है समय समय पर। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। खुरपी वगैरह से, या हैरो एक यंत्र है उसकी सहायता से ये किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। कुछ केमिकल से दवाइयाँ उनके छिड़कने से भी इनको नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती, खरपतवार पौधे मरते हैं सिर्फ। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। आपने देखा भी होगा खेतों में छिड़काव करते हैं, वो उस फुहारे के अंदर खरपतवार नाशी दवाई मिला देते हैं और फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं। ये देखिए, ऐसा आपने देखा होगा खेत में खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं किसान यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, तभी तो उसने अपना मुंह ढका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, इसको छिड़कने से पहले बहुत ही
जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। इससे पहले कि खरपतवार पे कोई फूल लगे या बीज लगे, पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है अगर वो छिड़काव करता है इसका। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो सावधानीपूर्वक ही होता है ये काम, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो इसमें हेडिंग है कटाई। भाई ये फसल उग गई, खरपतवार भी हमने हटा दी, अब बात आती है जब फसल पक गई, अब इसकी कटाई करने की। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। या तो खींच के उखाड़ लो या उसको बिल्कुल धरातल के पास से काट लो। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो या तो दरांती से काट लो या हार्वेस्टर मशीन का यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए। गेहूँ वगैरह है ना, और धान भी इससे काटी जाती है। काटी गई फसल से बीजों दानों से भूसे अलग करना होता है, फिर इसे थ्रेशिंग कहते हैं। जब फसल को काट लेते हैं फिर उसमें से बीज अलग और भूसा अलग करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। यह कार्य कंबाइन मशीन आगे देखते हैं द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो उसमें हार्वेस्टर भी होता है, थ्रेशर, दोनों का मिक्स करके बनाई गई कंबाइन मशीन, ठीक। वो क्या करता है, बीज अलग कर देता है और घास फूस अलग कर देता है उसमें फूसा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट ये देख लीजिए आप पहले, ये दरांती है, ये आपने देखा होगा दरांती, इससे काटी जाती है एक तो फसल। दूसरी जो मशीन है ये देखिए, ये है आपका कंबाइन। इसमें हार्वेस्टर भी है, फसल भी काट देगा ये और बीजों को अलग करके भूसा भी अलग कर देगा। तो ये कंबाइन मशीन है। अब देखिए, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी कि जिसे हम बोलते हैं विनोइंग, अलग करते हैं। जो छोटे किसान है वो मशीन का तो यूज़ कर नहीं सकता है, तो उसको महंगा पड़ता है, तो उसको फटक कर ही अलग कर लेता है दानों को, अनाज को उसके भूसे से। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक। अभी हम ये देख लेते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है। तो कटाई के बाद जो है कभी कभी किसान जो है उसके ज़मीन पे जो टुकड़े होते हैं जड़ फसल के, उन्हें किसान वहीं पे जला देते हैं। तो पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है कि क्यों जलाते हैं इसको, इससे तो प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। तो ये इस चीज़ से चिंतित है। ये देखिए दोस्तों, विनोइंग मशीन, फटकने वाली मशीन, ऐसे किसान इसका यूज़ करते हैं, आपने देखी भी होगी ये, ठीक है। आगे देखते हो कटाई पर्व के बारे में। कटाई पर्व यानी कि त्यौहार, जब फसल कटाई होती है तो त्यौहार भी मनाए जाते हैं। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। जो किसान मेहनत करते हैं उसका फल मिलने का दिन होता है, इसलिए वो खुश होते हैं। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिला सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्य एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे त्यौहार हैं जो फसल पर्व से जुड़े हुए हैं, मतलब जब फसल की कटाई होती है तभी इनको मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों फसल भी कट गई, फसल कटने के बाद क्या करना होगा, उनका भंडारण करना होगा, उन्हें सुरक्षित रखना होगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा।
ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो ताज़ा फसल होती है, जो नए नए बीज होते हैं, उनमें नमी अधिक होती है। ठीक है। यदि फसल के दानों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। मतलब कि जो नए नए बीज हैं उनमें नमी ज़्यादा होती है, तो उनको बिना सुखाए अगर हम रख देते हैं ऐसे ही, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया आक्रमण कर सकते हैं या जीव आक्रमण कर सकते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, बोरियां आपने देखी होगी, वो जूट की बनी हुई होती है, जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिनको बिन्स बोलते हैं में करते हैं। तो इनमें इकट्ठा करके रखा जाता है उनको, बोरों में या बड़े बड़े बर्तनों में, बिन्स जिनको बोलते हैं। ठीक है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। जब बहुत बड़े पैमाने पर इनका भंडारण किया जाता है तब साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको, देखते हैं 1 मिनट, ये देख लीजिए, अनाज भंडारण हेतु साइलो, देखो कितने बड़े बड़े साइलो हैं, ये गवर्नमेंट करती है, सरकार। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइलो हैं ये। ठीक है। इसमें होता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। तो साइलों में इसलिए रखते हैं, इससे चूहे कीटों से इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ये देखो भंडार गृह में बोरों में रख रखा है अनाज, सेफ्टी से रखते हैं यहाँ पे। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। घरों में जब हम अनाज को रखते हैं तो उसमें नीम की सूखी पत्तियाँ डाल देते हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं वहाँ पे रासायनिक उपचार, केमिकल वगैरह से भी सूक्ष्म जीवों या पीड़कों से उनको बचाया जाता है अनाज को। और घरों में तो हम नीम की पत्तियों से काम चला लेते हैं, या कुछ दवाइयाँ होती हैं उसको रख लेते हैं अनाज में, ताकि वो ख़राब ना हो। सुरसुरी वगैरह ऐसी जो पीड़क हैं ये ना लगे उसमें। ठीक है। अब दोस्तों देखो आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों आता है जंतुओं से भोजन। ये एक एक्टिविटी है, आप खुद कर सकते हैं। दूध जैसे है खाद्य पदार्थ किन किन से मिलता है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जंतु से भी हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक, गाय से मिलता है दूध, घी, मक्खन वगैरह। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र तट पे रहते हैं लोग, उसके किनारे समुद्र के, तो अधिकतर लोग वहाँ के मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन करना, बुआई इत्यादि, ये आज हमने सीख लिया है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे हमने फसल उगाई है, फसल में भी हमने कितनी देखभाल की इनकी, तब जाके ये अच्छे से तैयार हुई है। इसी तरीके से जब हम इन जानवरों को पालते हैं, फार्म पर पालते हैं, ठीक है, तो इनको भोजन की, आवास की, खाने के लिए, रहने के लिए और इनकी देखभाल की इनको उचित आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यानी कि पशुओं को भी पाला जाता है और बड़े पैमाने पर पाला जाता है, तब ये पशुपालन कहलाता है। और इनमें भी ऐसे देखभाल करनी पड़ती है हमें, इनके भोजन की, इनकी आवास की और बाकी सभी इनकी देखभाल करनी पड़ती है। जैसे हमने पौधों की देखभाल की है तो इन्हें भी देखभाल चाहिए होती है। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये देख लेते हैं, ये भी रह गया था। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, है ना, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए। अब ये भी देख लेते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कॉड लीवर मिलता है मछली से, तो उसमें विटामिन डी हमें अच्छी मात्रा में उसमें मिल जाता है, अधिक मात्रा में। तो मछली आहार अच्छा है खाने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपका जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर भी कुछ भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसको क्लियर करने की, अच्छे से समझाने की।
ठीक है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।